हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सुनिश्चित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इथिक्स इन पब्लिक लाइफ की बात करेंगे ना। सार्वजनिक संबंध में नैतिकता का जो अनुपालन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जीएस का पेपर 4 है, इसमें जैसे हमने पहले भी कहा है कि बेसिकली कोई चीज याद करने या उसे कंसेप्चुअली ना कैलकुलेट करने की तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें अंडरस्टैंडिंग, ना उसकी एक समझ डेवलप करना। और ये समझ तभी डेवलप होती है जब आप शब्दों के जो निहित अर्थ हैं, उसके जो मूल भाव हैं, उनको आप अच्छी तरह से समझते हो। जैसे सार्वजनिक संबंध, ना पब्लिक लाइफ, ना तो क्या मतलब होता है पब्लिक लाइफ का, और फिर इसमें एथिक्स की क्या भूमिका है, इसमें इसका क्या रोल है ना। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो जीएस पेपर 4 का जो पहला टॉपिक है, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी नैतिकता और मानव संबंध, ना हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और उसी सीरीज में आज का जो पार्ट है वो निजी संबंधों में नैतिकता के बाद सार्वजनिक संबंधों पर है। ठीक है। तो सार्वजनिक संबंध में सबसे पहले हमको समझना है कि पब्लिक लाइफ क्या है। ठीक है। तो जैसा कि हमने निजी जीवन के बारे में बात करते हुए कहा था कि जो आपके परिवार है, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, ना, यानी एक प्रकार से जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं घर की दहलीज के अंदर, वो सब आपका निजी जीवन है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप दहलीज क्रॉस करते हैं और बाहर की दुनिया में आप इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, बाहर की दुनिया से अंतरक्रिया करते हैं, बाहर के लोगों के साथ अपना कार्य व्यापार करते हैं, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र का हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, सांस्कृतिक क्षेत्र का हो, तो वो सब कुछ पब्लिक लाइफ बन जाए। तो जो पब्लिक लाइफ है, इसका मतलब हुआ कि जब हम निजी जीवन में होते हैं तो बेसिकली हम लोग अनौपचारिक होते हैं। क्या होते हैं? अनौपचारिक, यानी इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम पब्लिक लाइफ में जाते हैं, जैसे हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनके साथ हमारा परिचय नहीं है या कम परिचय है, या फिर उनके साथ हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशन है ना, उनके साथ हमारा एक बाह्य जो संबंध है उस प्रकार का है, तो हम तुरंत यहाँ पर क्या हो जाते हैं? औपचारिक हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो औपचारिकता है वो सार्वजनिक संबंधों के केंद्र में होता है। तो बात, चाहे वो उसका संबंध हमारी नॉर्मल वार्तालाप से हो, चाहे उसका जो संबंध है वो हमारे किसी प्रकार के अंतरक्रिया से हो, चाहे वो हमको एक दूसरे के साथ कोई चीज का लेन देन करना हो, हर चीज हमारी औपचारिक हो जाती है। जहां ये फॉर्मेलिटी सामने आती है, वहां पर वास्तव में वो सामान्यतः पब्लिक रिलेशन होता है, वही सार्वजनिक संबंध। अब जिस तरह से निजी संबंध में आपने देखा था कि मूल उद्देश्य क्या होता है निजी संबंधों का, तो निजी संबंधों का जो मूल उद्देश्य होता है वो मूलतः जुड़ा होता है आत्मीयता से, प्रेम से, ना, आपस के भाईचारे से, सद्भाव से, सहयोग से, ना, आपस में एक दूसरे की चीजें बांटने से, चाहे वो कोई वस्तु हो, ठीक है, कोई सेवा हो, किसी प्रकार का घरेलू अपना जो काम है, या फिर फाइनली जो कुछ भी हम आर्थिक क्षेत्र में कुछ अगर अर्जित करते हैं, तो वो सब चीजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको लेकर के हम लोग निजी संबंधों की बात करते हैं। तो वहां पे सबसे जो केंद्रीय तत्व है निजी संबंधों के मूल उद्देश्य का या उसके ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल रिलेशन, द की पॉइंट इज, वो है आत्मीयता, इंटीमेसी। ठीक है। प्रेम, आपस का जो एक दूसरे के साथ व्यवहार है ना, उस व्यवहार जो सहयोग में भाईचारे के साथ जुड़ा है, वो चीज बेसिक होती है। लेकिन जब हम लोग सार्वजनिक संबंधों में होते हैं, पब्लिक संबंधों में होता है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मूल रूप से होती है, मूलतः उसका संबंध होता है शक्ति और सम्मान प्राप्त कर।
है ना, पावर एंड रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जितना भी कुछ हम सार्वजनिक संबंध में अपने अंतरक्रिया करते हैं, या उनसे संबंधित जो भी हम एक दूसरे के साथ मेलजोल करते हैं, या जो भी बात व्यवहार करते हैं, उसका मूल रहता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सम्मान प्राप्त करें या फिर पावर प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें, ठीक है। जबकि आपने देखा था कि निजी संबंधों में क्या होता है, निजी संबंधों में ये होता है कि हम विश्वास कैसे हासिल ना, हम उसमें आपस के बीच में, एक दूसरे के बीच में जो मैत्री भाव है, सद्भाव है ना, आपस जो एक एकत्व की भावना है, भावनात्मक एकता है, उस पर टिकते हैं। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा पावर गेनिंग एंड रिस्पेक्ट गेनिंग। तो पावर और रिस्पेक्ट ना, ये मूल उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है पब्लिक। तो ये बेसिक हमने आपको दो तीन चीजों का अलगाव बताया कि वास्तव में पब्लिक संबंध क्या है, और यानी पब्लिक लाइफ क्या है, प्राइवेट लाइफ क्या है, या पर्सनल लाइफ क्या है। दूसरी बात ये इसमें स्पष्ट हो गई कि पर्सनल लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तीसरी चीज इसमें यह हो गई कि पब्लिक लाइफ में जो कुछ भी हम मूल उसका केंद्र बिंदु है, वो किस तरह का होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो कैसा अनौपचारिक होता है, और यह जो पब्लिक रिलेशन होता है उसका औपचारिक व्यवहार होता है। तो ये सारी चीजें दिमाग में पहले रखनी है। अब हम बेसिक चीज पर आते हैं, वो ये कि जो भी पब्लिक लाइफ में इथिक्स होगा, तो उसका जो संबंध होगा वो क्या होगा, वो होगा वैल्यूज से ना, यानी मूल्यों से ना। तो हम इसी को एक दूसरे सिलसिले में ये कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक संबंध है ना, इसमें हम किस प्रकार के मूल्यों का अनुपालन कर ना, जिस प्रकार के मूल्यों का अनुपालन हम सार्वजनिक जीवन में करेंगे, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको यह भी समझना है कि इस वैल्यूज, मूल्य किसको कहते हैं, ठीक है, मूल्य क्या है। तो मूल्य के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मूल्य वो, अगर हम इसको परिभाषित करें, वैसे यहाँ पे हमने पहले से ही आपसे कह रखा है कि परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसका कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आपको मूल्य को इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। तो जो वैल्यूज होते हैं, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि वो निजी संबंध के हैं या सार्वजनिक संबंध के हैं, लेकिन जो कुछ भी वैल्यूज होते हैं, जो मूल्य होते हैं, तो मूल्य वास्तव में समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त उन सिद्धांतों को, उन अवधारणाओं को, उन विचारों को, उन आदर्शों को ना, उसके संदर्भ में बात करते हुए उन श्रेष्ठतम जो ईस्ट हैं, जिनको हमें पाना है, एज सच वो मूल्य कहलाता है। तो मूल्य या वैल्यूज का जो केंद्रीय बिंदु होता है, उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बात तो ये कि ये एक प्रकार से क्या है, सार्वजनिक मान्यता प्राप्त है ना, यानी इनको एक प्रकार से समाज में रिकॉग्नाइज किया गया होता है, और ऑलरेडी ये समाज में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। दूसरी चीज कि न केवल ये सार्वजनिक मान्यता प्राप्त यानी सोशली ये रिकॉग्नाइज होते हैं, बल्कि दूसरी चीज होती है कि ये एक प्रकार के सिद्धांत होते हैं, ये एक प्रकार के आदर्श होते हैं, ये एक प्रकार की अवधारणाएं हैं ना। तो मूल्य वास्तव में सोशली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल, आइडियल्स और कॉन्सेप्ट होते हैं। और जो भी इस प्रकार के सिद्धांत, आदर्श या अवधारणाएं होती हैं, उनको प्राप्त करना, यानी उनके वो हमारे लिए एक प्रकार से प्रिय हैं, उनको वो हमारे ईस्ट हैं, उनकी तरफ जाना, उस दिशा में उन्मुख होना, एज सच वही मूल्यों का अनुपालन होता है। स्वाभाविक है कि समाज में या सार्वजनिक जीवन में ऐसे ही सिद्धांत, आदर्श या अवधारणाएं मान्यता प्राप्त हो सकते हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो, सामाजिक जो संबंध हैं, जितना भी उन संबंधों का ताना बाना है, उसके लिए उपयोगी हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि वो उस समाज को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ समाज को रेगुलेट करने वाली हो, उनका नियमन करने वाली। अब इसी मूल्य से दो चीजें और निकल के आएंगी। पहली बात तो ये कि जो भी इस प्रकार के सोशली रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटिव्स होते हैं, नियामक होते हैं, या जो इस प्रकार के नियमन करने वाले सिद्धांत होते हैं,
उसी प्रकार के सिद्धांत को तो हम लॉ भी कहते हैं, यानी वो विधि भी है। तो आखिर विधि में और जो नैतिक मूल्य होते हैं इथिक्स में, इनमें क्या अंतर हो सकता है? ठीक है ना। तो इथिक्स किस प्रकार के मूल्यों की बात करता है और कानून किस प्रकार की मूल्यों की बात करता है? तो जब पहले हम कानून, लॉ या विधि की बात करें, तो विधि के संदर्भ में हमेशा दो चीजें दिमाग में रखिए। जब हम लोग बात विधि की करते हैं तो उस वक्त एक पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं। ऑस्टिन का एक ब्रिटिश विचारक हैं, उनका ये विचार है कि हम विधि को हमेशा पॉजिटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यानी ये सोशली रिकॉग्नाइज होने की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है, ये राज्य के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है, और इसके पीछे राज्य एक दंडात्मक शक्ति रखता है, और इसमें जो कुछ भी होता है वो स्पष्ट आदेश के रूप में होता है। ठीक है। तो आदेश की स्पष्टता, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होना, और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो राज्य के द्वारा दंड का प्रावधान करना, ये जो भी नियामक इस प्रकार के होते हैं उन्हीं को हम कानून, विधि या लॉ कहते हैं। जबकि जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो नैतिकता से जुड़ी हुई नियामक बातें होती हैं, उनमें वो स्टेट से रिकॉग्नाइज नहीं बल्कि वो समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, धर्म के द्वारा, जो हमारे औपचारिक रेगुलेशन ना होकर के अनौपचारिक जो रेगुलेशन है, अनौपचारिक जो नियामक हैं, उनसे जुड़ा होता है। और इसमें आदेश की उतनी स्पष्टता नहीं होती। ये व्यक्ति और व्यक्ति के आधार पर, उनके अपने सेल्फ कंसाइंस या उनके अंतर्बोध के आधार पर इनमें एक प्रकार का वेरिएशन भी संभव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इसमें, इसके उल्लंघन पर उस प्रकार का स्पष्ट प्रावधान दंड का नहीं होता है जिस प्रकार से कानून के उल्लंघन के संदर्भ, वहां पर ये सारी चीजें पहले से ही डिफाइन की गई होती, लेकिन यहां पर उस प्रकार से डिफाइन नहीं होता। यहां पर अगर किसी प्रकार का दंड प्रावधान होता है तो उसका जो संबंध है वो या तो सामाजिक दंड से होता है या फिर किसी पारलौकिक दंड विधान से होता है। तो ये बेसिक अंतर हो गया इथिक्स और, या इथिकल वैल्यूज, और जो वैल्यूज लीगल होते हैं, लॉ से जुड़े होते हैं। तो यहां पर हम लोगों को विधि से जुड़े हुए मूल्यों की बात नहीं करनी, बल्कि जो मूल्य नैतिकता से जुड़े हैं इनकी बात करनी। तो जो नैतिकता से जुड़े हुए मूल्य हैं, आखिर उनमें कौन से ऐसे मूल्य हैं जो कि पब्लिक लाइफ में हमारे लिए उपयोगी हैं और उपादेय हैं। इस संदर्भ में हम कुछ मूल्यों की चर्चा करेंगे। उन मूल्यों में जो पहला है वो है सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा। दूसरा मूल्य है ऑनेस्टी या ईमानदारी। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ये पहले हम इन दो मूल्यों पर बात करें। इन दोनों मूल्यों पर बात करने का जो बेसिक कारण है वो ये कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी दोनों एक जैसी अवधारणाएं हैं। जहां पर ईमानदारी का प्रयोग होता है समानता वहां पर हम सत्यनिष्ठा का, या जहां सत्यनिष्ठा का प्रयोग होता है वहां पर ईमानदारी का भी हम जो सार्वजनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, और ये अंतर उस प्रकार का नहीं है जैसे कि किसी तेल और पानी का बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिखाई पड़े, बल्कि ये अंतर है बिल्कुल नीर शीर जैसा, जल और दूध जैसा अंतर है। यहां पर ध्यान रखना है कि जो ईमानदारी है ये लोगों की निगाह से जुड़ी है। इसका जो परिप्रेक्ष्य होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ईमानदारी वस्तुनिष्ठ होती। ईमानदारी का जो आकलन है वो कोई अन्य व्यक्ति हमारे लिए करता है। ईमानदारी जो बाह्य हमारे ऊपर कर्तव्य या जो बाह्य कर्तव्य या बाह्य नियमन है हमारा, उनको अनुपालित करना वास्तव में ईमानदारी है। या फिर इसको हम नेगेटिवली इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ईमानदारी वास्तव में बेईमानी का अभाव है। डिसऑनेस्टी, लैक ऑफ डिसऑनेस्टी जनरली कॉल्स ऑनेस्टी। ठीक है। दूसरी बात कि ये वस्तुनिष्ठ होती है, आत्मनिष्ठ नहीं, यानी ये लोगों की निगाह में होती।
यहाँ पर जो बाह्य कर्तव्य होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं उनके नियमनों को हम कितना अनुपालित करते हैं और किस लेवल तक उसको हम लेकर के चलते हैं, वास्तव में उसे ईमानदारी कहते हैं। लेकिन बात जब हम सत्यनिष्ठा की करते हैं तो ये वस्तुनिष्ठ न होकर के ये आत्मनिष्ठ होती है। आत्मनिष्ठ का मतलब हो गया सब्जेक्टिव होती है, यानी ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करती है, उस व्यक्ति के में अंतर्निहित होती है, ये बाहर से आरोपित नहीं की जाती है। दूसरी बात कि इसका जो निर्णायक होता है वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारी जो अंतः प्रज्ञा है, हमारा जो अंतर्बोध है ना, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि जो हमारा इनर कंसाइंस है, ये हमारा इनर कंसाइंस इसका निर्णायक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें बाह्य कर्तव्य नहीं, बल्कि जो कर्तव्य, जो निष्ठा, जो बंधन, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं इसमें, वो सिर्फ आप ही समझते हैं, आपको ही पता है। सरल शब्दों में ये कहें कि अगर कोई व्यक्ति, हो सकता है कि वो सार्वजनिक जीवन में, बाह्य जीवन में बहुत ईमानदार हो, लेकिन अगर अवसर मिले या फिर वो अपने आप के अगर तुलना में देखा जाए तो आवश्यक नहीं कि वो सत्यनिष्ठ हो। जैसे एक व्यक्ति है, वो बहुत ही ईमानदारी के साथ जो ट्रैफिक नियम होते हैं इनका पालन करता है। जब कहीं भी वो बाहर निकलता है तो हमेशा वो इस बात का ख्याल रखता है कि अगर कहीं पर रेड लाइट हो गई है तो वो रुके और वो पूरे नियम के अनुसार जिस पट्टी पर चलना है, जिस दिशा में उसको जाना है, जितना घेर करके उसको घूम करके आना है, इन सारी चीज़ों का वो तो अक्षरशः पालन करता है, तो कहेंगे कि वो ट्रैफिक नियमों का ईमानदारी से पालन कर रहा है। अब इसी व्यक्ति को हम एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वो एक ऐसे समय में, एक ऐसे रास्ते में जा रहा है जहां पर बिल्कुल सुनसान है और वो अकेला है और ऑलमोस्ट ट्रैफिक नहीं सा है ना, बिल्कुल सुनसान जगह है और वहां पर जा रहा है और सामने रेड लाइट आती है। अब जब वो रेड लाइट आती है तो वो सोचता है कि यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, ना यहाँ पर कोई कैमरा है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का खतरा है, ना दूसरे के लिए ना अपने लिए, और वो लाल बत्ती पर भी निकल जाता है। वास्तव में वो ईमानदार तो था, लेकिन वो सत्यनिष्ठ नहीं। सत्यनिष्ठ वो व्यक्ति होगा जो ऐसे समय पे भी रेगुलेशन का पालन करे, क्योंकि वो उन नियमों का पालन दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने आप के लिए कर। इस अर्थ में अगर देखा जाए तो सत्यनिष्ठा का जो क्राइटेरिया होता है, उसका जो पैरामीटर होता है, वो इनर कंसाइंस होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि बाहर से आरोपित किया जाए। जो बाह्य आरोपित है वो ऑनेस्टी या ईमानदारी है, और जो इनर कंसाइंस है या जो अपने अंतर्बोध से आरोपित है वो सत्यनिष्ठा है। अब हम इसको बहुत संक्षेप में आपको एक आधी लाइन में कह सकते हैं कि वास्तव में ईमानदारी की ही जो एक उच्च डिग्री है, एक जो हायर डिग्री है, उसे सत्यनिष्ठा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो सत्यनिष्ठ हो। लेकिन अगर वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ या इंटीग्रिटी का पालन करता है तो निश्चित रूप से वो ईमानदार हो। इस सेंस में सत्यनिष्ठा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ईमानदारी है। अगर ये ऑनेस्टी है तो ये इंटीग्रिटी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई बात यह है कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का बेसिक अंतर क्या है। तो सार्वजनिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सत्यनिष्ठा का पालन करें, ईमानदारी का पालन करें। अगर सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का पालन नहीं करेंगे तो जो भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ होगी, जो हमारा व्यावसायिक जीवन है, जो हमारा राजनीतिक जीवन है, जो हमारा आर्थिक जीवन है, या संक्षेप में कहें तो जो हमारा सार्वजनिक जीवन है, वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा और वो ना हमारे लिए ठीक होगा, यानी जो भी इसका करता है, और ना ही समाज के लिए उपयुक्त। इसी क्रम में आगे अगर देखें तो अगली चीज होती है, वो होती है ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। और फेयरनेस या निष्पक्षता। पहले हम लोग वस्तुनिष्ठता को समझते हैं। वस्तुनिष्ठता का मतलब है
कि जब हम सार्वजनिक जीवन में किसी से डील करते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम किसी प्रकार का इंटरेक्शन करते हैं, उसके अंदर किसी के साथ हम कोई बातचीत करते हैं या कोई कार्य व्यापार करते हैं, तो जरूरी है कि वो तथ्य पर आधारित हो। वो हमारी अपनी निजी राय पर, हमारी निजी मंशा पर, हमारे निजी बर्ताव पर, हमारे निजी मूड पर आधारित नहीं होना चाहिए। निजी संबंधों में हम एक बार आत्मनिष्ठ हो सकते हैं। निजी संबंधों के ऊपर ऐसा हो सकता है कि हम अपनी राय को प्रिवेल करने की कोशिश करें या अपनी राय को हम आरोपित करने के दूसरे जो सदस्य हैं परिवार के उन पर करने की कोशिश करें, लेकिन वस्तुनिष्ठता हमेशा किस पर आधारित होती है? तथ्यात्मकता पर। तो हमेशा जो तथ्य हैं उनको हम अपनी जो निर्णय की प्रक्रिया है उससे अलग नहीं रख सकते। तथ्यों के आधार पर ही निर्णय हमें लेना है, और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के साथ साथ हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार के निर्णय हमेशा क्या होने चाहिए? हमेशा पारदर्शी होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो पारदर्शिता भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल्य है पब्लिक लाइफ का, और पारदर्शिता का ही एक अलग सिद्धांत लेके जाता है, और वो है अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। अब ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? हमेशा पब्लिक लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, अगर उसकी कोई अच्छाइयां हैं तो उसका, अगर हमारे पास हम उसका श्रेय लेते हैं, तो निश्चित रूप से अगर उससे कोई बुराई निकलती है, उससे किसी प्रकार का अगर कोई विसंगति होती है, तो उस विसंगति के लिए भी हमें को जवाबदेह होना होता है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और अकाउंटेबिलिटी कब संभव हो सकती है? जब हमारे काम में, हमारे निर्णय में और हमारे एक्टिविटी में हर जगह पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी हो। अब ये पारदर्शिता कब संभव हो सकती है? जब हमारे मन में क्या है हम इस पर नहीं, बल्कि जो तथ्य हमारे सामने हैं इनको मद्देनजर कोई निर्णय करते हैं। तो जब हम अपने दृष्टिपथ में तथ्यों को रखते हैं, तभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे निर्णय ऑब्जेक्टिव होंगे, और जब हम ऑब्जेक्टिविटी का पालन करेंगे तभी हम हमारे कार्य व्यापार, हमारी बातचीत, हमारे किसी भी प्रकार के निर्णय में पारदर्शिता होगी। और जब पारदर्शिता होगी तो निश्चित रूप से हमसे कभी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि अगर ये अच्छा हुआ तो, अगर आप इसका श्रेय लेते हैं तो, अगर इसके अंदर किसी विसंगति हुई, कोई बुराई हुई, कोई कमी आई, या उसका जो दुष्परिणाम हुआ, तो उस दुष्परिणाम के लिए भी हमें को जवाबदेह होना। तो ये जो तथ्य हैं ना, वस्तुनिष्ठता के, पारदर्शिता के या जवाबदेही के, ये सारे सिद्धांत पब्लिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा पॉइंट भी होता है, निष्पक्षता। आप पारदर्शी तभी हो सकते हैं जब आप निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष आप तभी हो सकते हैं जब आप तथ्यात्मक निर्णय लें, जब आप फैक्ट आधारित, फैक्चुअल डिसीजन लेते हैं। तभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई पक्षपात ना करें, किसी प्रकार का नेपोटिज्म ना करें, किसी प्रकार के भी भाई भतीजावाद या किसी भी विचार के लिए या किसी पद के लिए या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए आप पक्षपात ना करें। यहां पर ध्यान रखना है कि पक्षपात ऐसा भी हो सकता है जो कि आपका अपना निजी हो, और ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए तो ना हो लेकिन आपके मित्रों के लिए हो सकता है, आपके रिश्तेदारों के लिए हो सकता है, भाई भतीजों के लिए हो सकता है, या अपने किसी ऐसी कंपनी के लिए हो सकता है, ऐसे संस्थान के लिए हो सकता है जिससे आप या आपके परिवार के लोग या आपके रिश्तेदार या मित्र जुड़े हों। ये सभी चीजें पक्षपात के अंतर्गत आती। तो निष्पक्षता बहुत ही व्यापक अवधारणा है ना, फेयरनेस बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसके लिए जरूरी होता है कि आप हमेशा जो भी उस निर्णय से जुड़े हुए तथ्य हैं, उन तथ्यों को हमेशा उजागर रखें, यानी पारदर्शिता बरतें, और साथ ही साथ जो भी उसमें निहित आपके हित हैं ना, किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई हित उसमें वेस्ट हो रहा है, उसमें आपका हित अगर इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से उस प्रकार के हितों की घोषणा कर दें। और अगर आपके हित बहुत सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी निर्णय प्रक्रिया से आप अलग होने की भी घोषणा कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी मुकदमे के सिलसिले को लेकर के जो न्यायाधीश होते हैं, जो नामित किए जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से उस जुडिशियल बेंच में, तो वो अपना नाम वापस ले लेते हैं कि नहीं, हम ये मुकदमे का जो निर्णय है वो नहीं दे सकते, इसकी सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जुड़ी हुई
किसी भी कंपनी या व्यक्ति या किसी पार्टी के साथ ऐसा है जिसमें हमारा या हमारे किसी परिवार के सदस्य का या किसी रिश्तेदार या मित्र का उनके साथ कोई संपर्क है या उनका हित उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस सुनवाई से बाहर रहना चाहेंगे। तो निष्पक्षता एक बहुत बड़ी चीज होती है और निष्पक्षता तभी आ सकती है जब निस्वार्थता हो ना, यानी सेल्फलेसनेस हो। तो सेल्फलेसनेस वो अलग एक पॉइंट होता है जहां पर अपने स्वार्थ भाव से, फैक्चुअल भाव से, ऑब्जेक्टिव भाव से आप सिर्फ करते हो, किसी प्रकार का स्वार्थ उसमें नहीं इन्वॉल्व करते। तो अब अगर हम संक्षेप में इन सारे मूल्यों की बात करें तो हमारे सामने क्या क्या जाता है? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ना, सेल्फनेसनेस, ये फेयरनेसनेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, ये सारी बातें ऐसे वो मूल्य हैं, ऐसे वो सिद्धांत हैं, ऐसे वो आदर्श हैं, ऐसे ये प्राप्य हैं जिनको पाने के लिए हम अपने सार्वजनिक जीवन में प्रयास करते हैं। अगर हम इन मूल्यों का ध्यान रखते हैं और इनका पालन ईमानदारी से करते हैं, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इनमें हम इन्वॉल्व होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो पब्लिक रिलेशन होंगे, हमारे जो सार्वजनिक संबंध होंगे, वो न केवल हमारे लिए हितकारी होंगे बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी और उपादेय होंगे। ये जो पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी केस स्टडी होती हैं, उन केस स्टडी में इन्हीं से जुड़े हुए जो द्वंद्व होते हैं, इन्हीं द्वंद्व को लेकर के आपसे सवाल किए जाते हैं और उसमें हमेशा आपको बताना पड़ता है कि किस प्रकार के मूल्यों का अनुपालन करते हैं, तो किस प्रकार का द्वंद्व या किस प्रकार का जो एक इथिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे सामने आता है और उस इथिकल कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने के लिए हम किस प्रकार की जो निर्णय प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हैं। ठीक है, ये बात जितनी निष्पक्षता, निस्वार्थता और जितनी ही पारदर्शिता के साथ आप इसको स्पष्ट करेंगे, केस स्टडी भी आपकी उतनी ही बेहतर होगी। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी मूल्य अभी आपको हमने बताए, ये मूल्य न केवल इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि अल्टीमेटली ये सिविल सेवकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनली केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बस इतना ही, कल फिर किसी नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपको बस इतना करना है कि जितनी बातें आपको बताते चल रहे हैं इनको पूरी तरह से इनका अध्ययन करके, खास तौर से इनको अच्छी तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग बना करके, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि जितना ही आप विद्या को बांटते हैं उतनी ही वो बढ़ती है। ये भी एक इथिकल मूल्य है। तो थैंक यू। गए क्या? करेक्ट गए क्या वो प्रीतम जी?